ओके, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं, ये देखो। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेकर दिखा देता हूँ। शायद दिख रहा होगा, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स वॉल्यूम 1, 9 दिसंबर 1946, है ना। तो इसी को मैं थोड़ा आजकल पढ़ रहा था, तो मैं इसको रिसेंट अमाउंट बेसिकली इसमें, है ना, शुरुआत में प्रेसिडेंट, जो असेंबली का जो टेम्पररी प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जा रहा था, जेबी कृपलानी वगैरह की बात की जा रही थी, है ना। और फिर जेबी कृपलानी, मतलब वैसे मैं बहुत कुछ बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ ली वो मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अमेरिका और फ्रांस और स्पेन, इन सब देशों की बात हो रही थी यहाँ पे। इनके संविधान के कुछ हद तक इनके जो प्रतिनिधि थे वहाँ पर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी हेड वगैरह थे, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा प्रेसिडेंट ही, बट नेशनल लेवल की जो मशीनरी काम कर रही थी वहाँ पे नेशन बिल्डिंग को लेके स्पेशली, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके बहुत सारे पत्र आए थे जेबी कृपलानी के पास, अगर मैं सही बात कर पा रहा हूँ तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो लोग, है ना। तो उसमें बेसिकली फ्रांस से पहले स्पेन में, स्विट्जरलैंड में वो बन गया था, क्या नाम है, संविधान वगैरह। तो अल्टीमेटली बात ये हुई थी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पे, द ओनली द अदर स्टेट इन यूरोप विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच वी टर्न सम एडवांटेज दैट ऑफ फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात हो रही है ना, देखो यहाँ स्विट्जरलैंड, फ्रांस। ठीक है, अभी यहाँ अमेरिका की बात करेंगे। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में जो जो थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह, तो ये उस समय की बात है 1947 में, जब हमने आज़ाद पॉलिटिकल एक संविधान बनाने की आज़ादी कम से कम गेन कर ली थी। उसके पहले तो जो संविधान हमारे ऊपर लागू भी था एक सेंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और उस तरीके से बिल्डअप होता हुआ, वो भी, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा योगदान नहीं हुआ करता था, वो हमें अंग्रेजों ने ही लार्जली बना कर दिया हुआ था। लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह थी, और 20-20 साल पे आते थे, तो वो फिर एक अलग इतिहास हो जाएगा कानून का और संविधान का। संविधान से फिर, संविधान में ये तय होता है कि किस विषय पर किसको कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, वहां पे तो बस ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो कर दे वो कर दे। तो इस तरह की चीज उसका कंटेक्स्ट थी, तो उस समय को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी एक समय को जो आप अच्छे समझ लेते हैं, तो उसके आगे और उसके पीछे के समय को समझने में आपको और आसानी हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली खींचते हुए आपके वर्तमान समय तक आएगा, फिर आपकी जिंदगी तक आ जाता है ना। उस कंटेक्स्ट में हम लोग हल्का फुल्का इसको देख रहे हैं, तो लेट्स मूव। I have referred above to the self-governing constitution of the great dominions of the British Commonwealth being based on, to a large extent, if not actually derived, from the American constitutional system. The first to benefit by the American system was Canada, the historic convention of which country for drawing up a self-governing constitution met in 1864 at Quebec. This convention drew up the Canadian Constitution, which was subsequently embodied in what is still on the statute book as the British North American Act, passed by the British Parliament in 1867. You may be interested to hear that the Quebec Convention consisted of only 33 delegates from all the provinces of Canada, and that convention of 33 representatives issued as many as 74 resolutions, which were afterwards duly incorporated in toto in the British North American Act, under the provisions of which the first self-governing dominion of the British Commonwealth of Canada came into existence in 1867. The British Parliament accepted the Canadian Convention's scheme in its entirety, except for making only one drafting amendment. I hope and I pray, honorable members, that your labors may be crowned with a similar success. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फिर इस पे बिल्ड कर लेते हैं। पॉइंट उन्होंने क्या बताया, देखो यहाँ पे कुछ नई चीजें जो आपकी तरफ इंट्रोड्यूस हो रही होंगी, वो ये है कि लॉ बिल्डिंग का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग का प्रोसेस, उसमें रेजोल्यूशंस मूव होते हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन मिलके बना रहा है। अब सारे लोग मिलके तो नहीं बैठ पाएंगे ना भाई, 1 करोड़ लोग मिलके कैसे तय कर पाएंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, कनाडा, है ना, अलग अलग जगहों पे। सोसाइटी, ह्यूमन नेचर तो बेसिकली सेम ही होता है। जिंदगी का एक क्षेत्र है राजनीति, और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों को फिर, है ना, उस पर असर डालती है। तो उस प्रोसेस में राजनीति काफी केंद्र में आ जाती है, बट स्टिल बिल्कुल केंद्र में नहीं है। अल्टीमेटली राजनीति भी है जीवन का पार्ट ही। ठीक है, बट हाँ, एक ऐसा केंद्रीय हिस्सा है जिससे बहुत सारे हिस्से और तय हो जाते हैं। तो ये हो गया, है ना। उस प्रोसेस में अगर
दुनिया धरती पे रहने वाली कोई भी सोसाइटी, है ना, जैसे कनाडा की सोसाइटी थी, उसने अगर एक संविधान बनाया तो उसमें उससे कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर होगा। ठीक है। और वो 1867 में ही बन गया था, उसके हम लोग ऑलमोस्ट 100 साल बाद बनाने जा रहे हैं। जब भी एक संविधान बनता है किसी समाज के लिए तो, है ना, देश मतलब समय क्या है और जगह क्या है, इन दो चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि आप बेस्ट फिट गेन कर पाएँ। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि कनाडियन जो सिस्टम है उसने भी अमेरिकन सिस्टम से ठीक-ठाक वो लिया हुआ था इंस्पिरेशन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वाज़ मोर और लेस अडॉप्टेड इन द स्कीम्स प्रिपेयर्ड फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया and South Africa, which shows that the results achieved by the American Convention held at Philadelphia in 1787। सोचो अब ये 100 साल पहले कम से कम अमेरिका में बना था 1787 में, फिर 1867 में वहां गया था, और 1789 में उधर भी बना था, क्या नाम है, फ्रांस में। ठीक है, हैड बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड एज ए मॉडल फॉर फ्रेमिंग इंडिपेंडेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर वेरियस कंट्रीज। देखो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक सेंटर होगा और उसमें स्टेट्स होंगे, जैसा कि अभी प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भी। इस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सोसाइटी को, एक सेंट्रलाइजिंग चीज होगी और अपने अलग अलग स्टेट्स होंगे, उनका एक अलग सिस्टम, और केंद्र जो है वो पूरे स्टेट्स के बीच में रखेगा। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया में, है ना, वो वहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अलग है। मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अ, देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ऐसा कुछ था कि यूनियन को शायद भंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। खैर डजंट मैटर मच, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। इट इज फॉर दीज रीजंस, जैसे यहाँ पे इंडिया में तो मुझे पता है कि केंद्र सरकार, है ना, राज्यों को घटा या बढ़ा सकती है, किसी राज्य का एरिया जो है वो घटा बढ़ा सकती है। बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो फेडरलिज्म को समझने की मेन बात है कि दो पार्ट में गवर्नेंस चल रही है ना, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। और वो मेरे हिसाब से भी अगले 100 साल में भी चलने वाली है, जब तक हम जिंदा रहेंगे। वो एक अच्छा प्रिंसिपल माना गया है। फिर उन्होंने थर्ड टियर को ला दिया था। इट इज फॉर दीज रीजंस दैट आई, उसका बेसिक आइडिया ये है कि एक केंद्रीय सत्ता हो बट उसके पास सारी सत्ताएं ही ना हो, ताकि निरंकुशता को थोड़ा सा, है ना, अच्छे चेक में रखा जा सके। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पावर ना हो जाए, जो कि पीछे के इतिहास में मोनार्कीज वगैरह में रहा था। उसी को चेक करने के लिए किसी भी एक नए सिस्टम को, है ना, एक प्रेजेंट सिस्टम में जो खामियां होती हैं उसको चेक करने के लिए ही लाया जाता है। तो 1787 का जो फिलाडेल्फिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो ऐसे हवा में नहीं बना दिया गया था। उसके पीछे इंसानों ने बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखी होंगी, उस हिसाब से फिर बनाया था। ठीक है। इट इज फॉर दीज रीजन दैट आई फेल जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग योर अटेंशन द अमेरिकन सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट एंड constitutional law as one which should be carefully studied by you, not necessarily for wholesale adoption but for the judicious adaptation of its provisions to the necessities and requirements of your own country, with such modifications as may be necessary or essential owing to the peculiar conditions of our social, economic and political life. Our social, economical and political life, ठीक है। आ, हम लोग अक्सर सोशल लाइफ को छोड़ देते हैं, इकोनॉमिकल लाइफ को छोड़ देते हैं, केवल पॉलिटिकल लाइफ की ही बात करते हैं, है ना। दिस प्रोसेस में आप एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सोशो इकोनॉमिक चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है किसी भी देश के लिए, है ना, किसी भी समाज के लिए। I have done so as according to Munro, a standard authority on the subject. The American Constitution is based on a series of agreements as well as a series of compromises. I may venture to add, as a result of my long experience of public life for now nearly half a century, that reasonable agreements and judicious compromises are nowhere more called for than in framing a constitution for a country like India. ठीक है। तो उनका देखो ये कहना है जेबी कृपलानी का कि अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट की बात तो के सिद्धांतों को लेके बेसिकली बनाया गया हुआ है। और जैसा कि उन्होंने 50 साल का कम से कम अपना जीवन बिताया था, है ना, भारत में पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हुए, जिसमें राजनीति आ जाती है फिर यूजली, उससे आप बहुत दूर नहीं रह सकते। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाह रहे हैं तो राजनीति के थ्रू ही कई बार काम होता है ना। अगर आप प्रॉपर सीधे ही एमएलए या फिर एमपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं बने तो।
In commending to you for your careful consideration and acceptance with reasonable agreements and judicious compromises the fundamental principles of American system, I cannot do better than quote the striking observation on the subject of the greatest British authority, namely Viscount Bryce, who in his monumental work called The American Commonwealth writes as follows, putting in a very few lines the substance of the fundamental principles of American Constitution. ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो यूजली क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, आप उसको पार्ट पार्ट में बांट के देखोगे तो बात नहीं समझ में आएगी बहुत अच्छे से, है ना। उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझिए। इट्स सेंट्रल और नेशनल is not mere league, for it does not wholly depend on the component communities which we call the states. It is itself a commonwealth as well as a union of commonwealths, because it claims directly the obedience of every citizen and acts immediately upon him through its courts and executive officers. Still less are the minor communities, the states, mere subdivisions of the union, mere creatures of the national government, like the counties of England or the departments of France. They have over their citizens an authority which is their own and not delegated by the central government. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन्होंने। फिर से पढ़ लेते हैं इसको, ऐसा करते हैं। इट्स सेंट्रल और नेशनल is not a mere league, for it does not wholly depend on the component communities which we call the states. अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ जो बता रहे हैं वो जो ब्रिटिश इतिहास रहा है 1688 के बाद से लेके 1789 के बीच में, 1787 के बीच में, जो उन 100 सालों में जो ब्रिटेन में हुआ है ना, उसको अगर हम लोग जब तक अच्छे से, और कुछ हद तक फ्रांस में, क्योंकि यूरोप में ही इन दोनों का स्ट्रगल खूब चलता था, इन दो मोनार्कीज का, ब्रिटेन और फ्रांस का, है ना। फिर यूरोपियंस बाहर गए हैं, उन्होंने वो अमेरिका में भी गए हैं, तो फिर वहां से इतिहास बदलना चालू हुआ है मानवता का। तो उस चीज को बिना समझे आप बहुत अच्छे से इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि फ्रेगमेंटेशन जिस तरीके से उन्होंने किया, जैसे मान लो डिपार्टमेंटलाइज कर दीजिए आप पूरी लाइफ को, है ना, कि हाँ ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है ना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या, जैसे मिनिस्ट्रीज बनती हैं हमारी, स्टेट गवर्नमेंट की चाहे नेशनल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार के वो होते हैं ना, विषय किसका है ये, जैसे जेल किसका विषय है, जल किसका विषय है, इस पे किसको कानून बनाने का अधिकार है। बट कानून बनाने का अधिकार किसको है, उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जीवन में ये चीजें शामिल हैं। जेल शामिल है, अस्पताल शामिल है, स्कूल शामिल है, खाना शामिल है, सड़कें शामिल हैं। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल अच्छे चल रहे हैं, कॉलेज अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सड़क और पुल गिर जाते हैं बार बार जब भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सड़क और पुल जो बना रहा है वो बहुत अच्छे से नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सड़क और पुल बनाने वाले के ऊपर बहुत अच्छे से निगरानी नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बात भी बहुत कम करते हैं ऐसे समाज। ये तभी हो पाएगा जब आप किसी और दो मुद्दों पे बहुत ज्यादा बात कर रहे होंगे, और वो भी बात नहीं कर रहे होंगे, बकवास कर रहे होंगे। ठीक है। तो संविधान समझने के पहले आपको जीवन को समझना होगा, जीवन की समग्रता को समझना पड़ेगा, बिल्कुल जो केंद्र में है संविधान के, जितना अब मैं इतना पढ़ के समझ पा रहा हूँ और अच्छे से, कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ लाइफ, है ना। ह्यूमन लाइफ का डिपार्टमेंटलाइजेशन पहले करना जरूरी है, जिसके लिए पहले आपको जीवन के बाहर निकलना पड़ेगा भैया, कि देश दुनिया में क्या है नहीं है, पूरे देश में क्या क्या है, तब तो आप उन क्षेत्रों को बांटेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो कुछ हद तक पहले आप उस चीज को समझ लीजिए, फिर आप ये अच्छे से समझ पाएंगे डेलीगेशन वगैरह की क्या बात हो रही है। It may possible be that in some such scheme skillfully adapted to our own requirements, satisfactory solution may be फाउंड। जैसे हम लोग के यहाँ फिर लिस्ट बनाई गई थी ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, है ना। उसमें फिर जान जिन मुद्दों पे हम एक रूपता चाहते थे पूरे देश में, जैसे कि रेल हो गया, है ना, वहां पर हमने क्या नाम है, उनको सेंट्रलाइज कर दिया था, और जहाँ पे आप लोकलाइज कर सकते थे वहां पे स्टेट में दे दिए थे वो मुद्दे, which may satisfy the reasonable expectations and legitimate aspirations of almost all the leading political parties in the country। देखो पॉलिटिकल पार्टीज, अब जीवन को जो आपने क्षेत्रों में बांट दिया उसके बाद, और ये भी तय कर दिया कि अच्छा ठीक है, दो तरह की सरकारें होंगी, चाहे तीन तरह की सरकारी होंगी, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक लोअर लेवल पे सरकार होगी, है ना। फिर उसके बाद आपको कैंडिडेट्स चाहिए, कैंडिडेट पार्टीज से आएंगे, और इलेक्शंस चाहिए। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस धीरे धीरे बिल्ड होता है
है ना? बट इसकी शुरुआत होती है जीवन को पहले बाँटने से। Having quoted the greatest British authority on the great inherent merits of the American Constitution, you will, I hope, bear with me a fairly long quotation from the greatest American jurist, Joseph Story. In concluding his celebrated book called Commentaries on the Constitution of the United States, he made certain striking and inspiring observations which I present to you as worthy of your attention. As worthy of your attention. अरे सर क्या लिख दिया बिल्कुल आपने। हर चीज आपके ध्यान के लायक नहीं है सर। आपका ध्यान बहुत सीमित है। अगर आपने अपना ध्यान एक जगह दे दिया तो दूसरी जगह से अपने आप ही गायब हो गया, और अगर दूसरी जगह दे दिया तो एक जगह से अपने आप गायब हो गया। तो इसलिए आपका ध्यान कहाँ रहता है? जहाँ ध्यान रहता है वहाँ ऑब्वियसली समय भी जाता है, और एक पॉइंट के बाद फिर एनर्जी और पैसे भी ऑब्वियसली जाने शुरू हो ही जाते हैं, कन्वर्सेशंस भी शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान आप कहाँ देते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखो, संविधान बना रहे हैं तो संविधान पे किताबें पढ़ी है ना। ठीक है। अमेरिकन ज्यूरिस्ट की, वहां पे बहुत पहले से कोर्ट वगैरह लागू हो गए थे। कोर्ट का नियम तो यहाँ पे भी आ गया था 1774 में ही, है ना। फेडरल कोर्ट, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट 1774 में इंडिया में भी कलकत्ता में उसकी एक सीट बन गई थी। फिर तो मान लो वो कानून आए ही हैं, अभी बदले भी गए हैं उनको, आईपीसी वगैरह को। Let the American youth never forget that they possess in their constitution a noble inheritance, bought by the toils and sufferings and blood of their ancestors, and capable, if wisely improved and faithfully guarded, of transmitting to their latest posterity all the substantial blessings of life, the peaceful enjoyment of liberty, property, religion, and independence. The peaceful enjoyment of liberty, प्रॉपर्टी, रिलीजन एंड इंडिपेंडेंस। भाई साहब बढ़िया लाइन लिख दी इन्होंने तो। पीसफुल इंजॉयमेंट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो जिंदगी को आप बहुत अच्छे से पीसफुली इंजॉय कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर रिलीजन नहीं है, या फिर इंडिपेंडेंस नहीं है, अगर ये सब चीज नहीं है तो फिर आपको गेन करनी पड़ेगी, इनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इससे पीछे भी हम लोग करना पड़ा ही था, मानवता को भी करना ही पड़ा था। The structure has been erected by architects of consummate skill and fidelity. Its foundations are solid, its compartments are beautiful as well as useful, its arrangements are full of wisdom and order, and its defense are impregnable from without. It has been reared for immortality if the work of man may justly aspire to such a title. Oof. It may nevertheless perish in our hour by the folly or corrupt. It may nevertheless perish, होगा पेरिस लिखा हुआ है, perish in an hour by the folly or corruption or negligence of its only keepers, the people. Republics are created. These are the words which I commend to you for your consideration by the virtue, public spirit, and intelligence of the citizens. They fall when the wise are banished from the public councils because they dare to be honest, and the profligate are rewarded because they flatter the people in order to betray them. ये कहा गया है। देखो, जैसे कि बाद में, है ना, अम्बेडकर साहब ने भी कहा ही था। अम्बेडकर साहब भी ऑब्वियसली किताबों से ही बने होंगे, ऐसा नहीं कि सुबह उठ के जब खाना खाते थे तो अपने आप उनको बहुत सारे ख्याल आए थे संविधान के बारे में। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी ही होती हैं एक क्षेत्र में थोड़ा सा भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र से जुड़े हुए कम से कम 50 लोग तो अच्छे रहे ही होते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र को अच्छे से स्टडी किया होता है और उसमें वक्त गुजारा होता है। ठीक है। तो वो भी यही कह रहे थे अम्बेडकर साहब भी बाद में कि संविधान कितना भी अच्छा बना दिया जाए, है ना, वो बेकार होगा अगर उसे चलाने वाले लोग नहीं हुए। और संविधान कितना भी बेकार हो, वो अच्छा रहेगा अगर उसे चलाने वाले लोग हुए, लोग अच्छे हैं तो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली संविधान की रक्षा लोगों के हाथ में ही है। संविधान लोग ही बना रहे होते हैं एक सेंस में, है ना। और उसे आपको संविधान की रक्षा लगातार करती रहनी पड़ेगी। रक्षा कर पा रहे होंगे तो फिर उसे बेहतर भी कर पा रहे होंगे, और रक्षा नहीं कर पा रहे होंगे उसकी तो फिर वो धीरे धीरे लगातार बेकार भी होता चला जाएगा। संविधान की रक्षा आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा ना यहाँ पे, दे फॉल व्हेन द वाइज आर banished फ्रॉम द पब्लिक काउंसिल्स बिकॉज दे डेयर टू बी ऑनेस्ट, एंड द profligate are rewarded because they flatter the people in order to betray them. अब एज अ समाज, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप बेकार चीजों को महत्व देने लगे,
बेकार लोगों को महत्व देने लगे, ध्यान देने लगे, पैसे देने लगे वगैरह वगैरह। जो कि तब होता है जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, नेशन के या फिर दूसरे के बारे में, चाहे बड़े पर्सपेक्टिव में व्यापक आपका दृष्टिकोण नहीं होता है, जो तब होता है जब आपकी शिक्षा बेकार होती है। तो है ना, प्रॉपर शिक्षा है ना, वो हमारी स्कूली शिक्षा नहीं, जनरल वाली, है ना? एक ऐसी शिक्षा जो आपको मुक्त करती हो, एक ऐसी शिक्षा जो आपको लगातार ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती रहती हो, लाइफ टाइम लर्निंग जिसको बोलते हैं, है ना? नॉट जस्ट स्कूल और कॉलेजेस। तो उस प्रोसेस में फिर आप का संविधान भी गिरेगा, संविधान गिरेगा तो फिर आप निरंकुशता की तरफ जाएँगे, इकोनॉमिकल और पब्लिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस में इकोनॉमिकल पावर और पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन होगा, जो कि किसी भी समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वो मोर और लेस इन वन वे और द अनदर, है ना, राजशाही जैसा ही हो जाता है ना, भले ही एक पॉलिटिकल सिस्टम, और अल्टीमेटली तो इवन यू माइट बी लूजिंग इवन दैट एज वेल। तो वैसा ना हो, उसके लिए आपको स्वयं को लगातार जागृत रखना पड़ेगा। उसके लिए आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रति कमिटेड रखिए, जो कि अल्टीमेटली एक्सलेंस के प्रति कमिटमेंट है। और ये सारा जो कुछ अभी चल रहा है भी उसी का ही पार्ट है ना। बस अब इतने पे छोड़ देते हैं।